हेलो दोस्तों, इनसाइड मैन इस मूवी में हमें एक परफेक्टली प्लान्ड बैंक रॉबरी दिखाई गई है। यह मूवी आखिर तक ऑडियंस में सस्पेंस बनाए रखती है, इसलिए इसे IMDb पर 7.6 स्टार मिले हैं और 88% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद किया है। आगे बढ़ने से पहले इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये है कीथ फ्रेजर, एक ईमानदार तेज दिमाग वाला सेकंड ग्रेड लेवल डिटेक्टिव जिसकी पुलिस डिपार्टमेंट की ही एक डेस्क ऑफिसर सिविलिया से सेटिंग है। वो दोनों शादी करना चाहते हैं, पर उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो एक बड़ा अपार्टमेंट खरीद पाएं। वो दोनों एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते हैं जहां सिविलिया का नकारा भाई भी उनके साथ रहता है, इसलिए वहां उन्हें इतनी प्राइवेसी नहीं मिल पाती। ये सब ठीक हो जाता अगर फ्रेजर का प्रमोशन ना रुका होता। असल में एक चोरी के केस में $1,40,000 गायब हो जाते हैं और वो केस फ्रेजर के पास होने के कारण उस पर जांच बैठती है और उसका प्रमोशन भी रिजेक्ट हो जाता है। अब मूवी स्टार्ट होती है और पहले ही सीन में एक शांत सा दिखने वाला आदमी हमें अपने बारे में बताता है। वो बोलता है कि मेरा नाम डाल्टन रसल है। उसने एक बैंक लूटा होता है और इस वक्त वो एक छोटी सी सेल में बंद होता है। वो आखिर में कहता है कि बहुत फर्क होता है जेल में और एक छोटी सी सेल में। ये सब बातें करके वो कौन है, उसने क्या किया और इस वक्त वो कहाँ है, इन सवालों के जवाब वो बिना पूछे ही दे देता है। पर एक सवाल कि उसने ऐसा कैसे किया, ये सवाल वो ऑडियंस पर ही छोड़ देता है। इसके साथ ही मूवी फ्लैशबैक में जाती है और हम ये देख पाते हैं कि कुछ लोग एक वैन से अपना इक्विपमेंट उतार रहे हैं। अब इनमें से एक आदमी जो कि रसल ही था, वो इंफ्रारेड लाइट से सभी कैमरों को खराब कर देता है। इसके बाकी साथी सारा इक्विपमेंट बैंक के अंदर लाते हैं और मेन गेट को लॉक करके अपना अपना मास्क लगाते हैं। लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर रसल उसके पीछे गन लगाकर उसे चुप कराता है। इसके बाद वो वहां स्मोक ग्रेनेड गिराकर बंदूकों के दम पर बैंक में कब्जा करते हैं। लेकिन तभी एक पुलिस ऑफिसर की नजर बैंक से आ रहे धुएं पर जाती है और डोर लॉक होने के कारण वो बैकअप फोर्स बुलाता है। लेकिन उसी समय रसल बाहर आकर उसकी कनपट्टी पर बंदूक रखता है और किसी यूरोपियन भाषा में पुलिस को बैंक से दूर रहने को कहता है, नहीं तो वो एक एक करके सभी होस्टेजेस को मार देगा। वहाँ डिटेक्टिव फ्रेजर और उसके साथी को उनका सीनियर बैंक रॉबरी के बारे में बताता है। यह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा केस होने वाला था। इसके बाद पुलिस, डिटेक्टिव और मीडिया ये सभी बैंक के पास पहुंच जाते हैं। बैंक का मालिक ऑर्थर जाहिर है बहुत पैसे वाला आदमी था। उसे जब इसके बारे में पता चलता है तो वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, पर जब उसे पता चलता है कि रॉबर्ट्स न्यूयॉर्क ब्रांच में है तो एकदम वो काफी टेंशन में आ जाता है। यहाँ फ्रेजर को पुलिस चीफ से मालूम होता है कि कितने लोग अंदर बंद है या अपराधी कितने हैं, उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। रॉबर्ट्स की वैन में भी उन्हें कोई फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं मिलते और कैमरे तो रॉबर्ट्स ने पहले ही खराब कर दिए थे। अब रॉबर्ट्स सभी होस्टेजेस को बैंक के निचले हिस्से में ले जाकर उन सब के फोन जमा करते हैं, लेकिन बैंक का जो मैनेजर होता है वो कहता कि मेरे पास कोई फोन नहीं है। पर जब रसल दूसरे एम्प्लॉय के फोन से उसके पास कॉल करता है तो उसका फोन वहीं रिंग करता है। इसके बाद रसल गुस्से में मैनेजर को बहुत बुरी तरीके से मारता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है और इस घटना के बाद दूसरे लोग काफी डर जाते हैं। और अब इसके बाद वो महिला और पुरुषों को अलग करके उन्हें सेम रॉबर्ट्स जैसे कपड़े पहनने को देते हैं, ताकि जब पुलिस आए तो वो रॉबर्ट्स को पहचान ही ना पाए। इसके बाद वो सभी लोगों को छोटे छोटे केबिन्स में बंद करते हैं, जहां एक बुजुर्ग की हालत खराब हो जाती है, इसलिए वो उसे बैंक से बाहर भेजते हैं। साथ ही वो एक मैसेज भी भेजते हैं कि अगर पुलिस बैंक के आसपास भी नजर आई तो वो हर 2 घंटे में एक बंदे को मार देंगे। साथ ही वो बुजुर्ग डिटेक्टिव्स को यह भी बताता है कि अंदर 4 रॉबर्ट्स मौजूद है जिन्होंने 24 लोगों को बंदी बना रखा है। इसके बाद वो बैंक के चारों तरफ स्नाइपर खड़े कर देते हैं और बैंक के नीचे से जो नाला गुजरता है उसे भी ब्लॉक कर दिया जाता है और बैंक की सारी फोन लाइंस को फॉरवर्ड करके रॉबर्ट्स की अगली चाल का वो लोग वेट करते हैं। अब हमें चोरी के बाद का समय दिखाया जाता है, जहां पुलिस होस्टेजेस को शक के आधार पर पूछताछ करती है, क्योंकि जो 4 रॉबर्ट्स थे वो भी इन्हीं में मिक्स हो गए होते हैं, क्योंकि सभी लोगों के फेस पर मास्क होता है और उनकी यूनिफॉर्म भी सेम होती है। और पूछताछ में बैंक का सिक्योरिटी गार्ड उन्हें बताता है कि वो बहुत डर गया था, उसे लगा कि मौत उसके बिल्कुल सामने है। इसके बाद दोबारा रॉबरी का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ रॉबर्ट्स कैश रूम और लॉकर रूम से होते हुए स्टोर रूम में जाते हैं और यहाँ आकर रसल बहुत खुश होता है, जिसका कारण हमें
आगे पता चलेगा। इसके बाद बैंक का मालिक ऑर्थर मैडलिन वाइट से मिलता है, जिसकी पहुंच बहुत ऊपर तक होती है और जो जुगाड़ लगा के हाई प्रोफाइल लोगों के सीक्रेट कामों को अंजाम देती है। जैसे कि हाल ही में इसने ओसामा बिन लादेन के भतीजे की हेल्प की थी यूएसए में प्रॉपर्टी खरीदने में। इसके बाद फिर से पूछताछ का समय दिखाया जाता है, जहां डेरियस नाम का बंदा उन्हें बताता है कि सभी रॉबर्स के नाम एक जैसे थे, जैसे स्टीवन, स्टीव, स्टीवो और स्टीवी। कीथ फ्रेजर को उस पर शक होता है, पर डेरियस कहता है कि मैं कोई रॉबर नहीं हूँ और पूछताछ जारी रहती है। इसके बाद ऑर्थर को दिखाया जाता है। वो मैडलिन को कहता है कि बैंक के किसी लॉकर में उसकी एक विरासत है, जिसे वो मीडिया और पुलिस की नजरों से दूर रखना चाहता है। मैडलिन कहती है कि अगर ये देश या लोगों के लिए कोई खतरा है तो मैं ये काम नहीं कर सकती। ऑर्थर कहता है कि ये मेरे पास तब से है जब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था, और अगर ये मीडिया या पुलिस के सामने आ गया तो मेरी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अब रॉबर्स में से एक, जिसका नाम स्टीवो है, वो एक गड्ढा खोदना स्टार्ट करता है और यहाँ रॉबर्स की तरफ से कोई मांग न आने पर डिटेक्टिव फ्रेजर रॉबर्स को कॉल करता है, जिसे कोई रिसीव नहीं करता। और कुछ टाइम बाद वो विक्रम बाला नाम के एक बैंक एम्प्लॉय, जो कि एक सरदार था, उसे एक सूटकेस के साथ रिलीज करते हैं। पुलिस शुरुआत में उसे एक टेररिस्ट समझकर उसके साथ मिसबिहेव करती है, पर जब वो सूटकेस को खोलते हैं तो उसमें एक मैसेज लिखा होता है, जिसमें रॉबर्स ने 2 फुल टैंक बसेस और एक जंबो जेट की मांग की थी, वरना वो हर घंटे में एक होस्टेज को टीवी कैमरा के सामने मार देंगे। इसके बाद ये दिखाया जाता है कि बैंक होस्टेज में से एक तंग होकर वो मास्क निकाल देता है और ये देखकर रसल को बहुत गुस्सा आता है। वो घसीटते हुए उस आदमी को स्टोर रूम में ले जाता है, जिससे दूसरे लोग फिर से डर जाते हैं। दूसरी ओर मैडलिन लॉकर को वापस लाने के लिए सिटी के मेयर से मिलती है, ताकि डिटेक्टिव से बात करके वो मीडिया की नजरों से बचकर बैंक के अंदर जा सके। अब वो दोनों फ्रेजर से कहते हैं कि अगर वो इसमें उनकी मदद नहीं करेगा तो उस पर जो करप्शन केस चल रहा है उसे वो कभी भी नहीं जीत पाएगा, और अगर उसने उनकी मदद की तो वो ये सुनिश्चित करेंगे कि उस पर जितने भी चार्जेस हैं वो हट जाएं और फ्रेजर का जो प्रमोशन रुका हुआ है वो भी उसे मिल जाए। फ्रेजर को यहाँ कोई रास्ता नहीं दिखता और वो उनकी डील एक्सेप्ट कर लेता है, पर पहले ही यहाँ उसे कुछ गड़बड़ सी लगी थी। जब सिटी का मेयर और एक हाई प्रोफाइल लेडी एक नॉर्मल सी बैंक रॉबरी में इन्वॉल्व होते हैं और वो यहाँ एक छोटा सा गेम खेलता है, जिसका पता हमें आखिर में चलेगा। ऑर्थर को पुलिस से जब यह पता चलता है कि रॉबर सिंपली एक डकैती के लिए आए हैं और उन्हें लॉकर के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो वो बहुत खुश हो जाता है और उन्हें उनकी मांगों के अनुसार 2 बसें और एक जेट प्लेन देने को कहता है। लेकिन पुलिस वाले उसकी ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और ऑर्थर को घर जाने के लिए कहते हैं। फाइनली फीमेल रॉबर और रसल केवल लॉकर नंबर 392 को खोलते हैं, जिसमें उन्हें ऑर्थर के नाम कुछ पेपर्स के साथ कुछ छोटी छोटी थैलियां और एक अंगूठी का बॉक्स मिलता है। और इसके बाद रसल एक होस्टेज के साथ बाहर आता है, जहां वो सभी के लिए खाना लाने को बोलता है। फ्रेजर को एक अच्छा मौका दिखता है खाने में ट्रांसमीटर लगाने का, जिससे वो रॉबर्स के सीक्रेट प्लान को जान पाए। वो खाने में सैंडविच की जगह पिज्जा भेजते हैं, जिससे सभी लोग ग्रुप्स में खाएं और उनकी बातों से पुलिस को कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन का पता लग सके। पर रसल भी पक्का खिलाड़ी निकला, उसे इनके इस प्लान के बारे में पता चल गया। कैसे पता चला वो हम आगे जानेंगे। रसल सभी ट्रांसमीटर को एक रिकॉर्डेड टेप के पास रख देता है, जिसकी लैंग्वेज किसी को समझ नहीं आती। पुलिस को लगता है कि ये भाषा रॉबर्स की हो सकती है, क्योंकि शुरुआत में उस पुलिस वाले से भी रसल ने किसी यूरोपियन भाषा में बात की थी और अंदर सभी होस्टेजेस तो अमेरिकन हैं, पर इस लैंग्वेज को वो ट्रांसलेट नहीं कर पाते, इसलिए वो इसे पब्लिक के बीच स्पीकर्स में चलाते हैं और वहाँ एक बंदी उन्हें रिवील करती है कि ये अल्बेनिया के प्रेसिडेंट का रिकॉर्डेड भाषण है, जो हर रोज उन्हें स्कूल में सुनाया जाता था। फ्रेजर को पता चलता है कि हमें उल्लू बनाया है, क्योंकि रॉबर्स हमें देर तक गुमराह रखना चाहते हैं, पर किस लिए। इसके बाद फ्रेजर रसल को फोन करके ट्रांसमीटर वाले प्लेन के लिए उसे बधाई देता है और बात करने के बाद उसे रियलाइज होता है कि रसल बहुत ही शांति से बात कर रहा था, जैसे कि उसे अपने प्लेन पर पूरा भरोसा था। इसके बाद रॉबर्स अपने प्लान के मुताबिक होस्टेजेस को एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट करते हैं। इसके साथ ही जो फीमेल रॉबर होती है वो अपने चश्मे और ग्लव उतार कर रोने लगती है, ताकि बाकी होस्टेजेस को लगे कि वो भी एक होस्टेज है, और मेल रॉबर उसके जैसी फिगर वाली एक लड़की को निकाल कर दूसरे रूम में डाल देता है।
अब इंटरोगेशन का टाइम दिखाया जाता है, जहां नैन्सी की फिगर बिल्कुल उस फीमेल रॉबर्ट जैसी होती है, इसलिए डिटेक्टिव उससे पूछताछ करते हैं, जिसमें नैन्सी डेरियस की फोटो पहचान लेती है, क्योंकि उसने मास्क निकालकर एक टाइम पर उन सबको मुसीबत में डाल दिया था। अब बैंक रॉबरी का समय दिखाया जाता है, जहाँ फीमेल रॉबर स्टोर रूम से सारे मलबे को साफ करती है, और मूवी फिर से पूछताछ के समय में जाती है, जहाँ अगला होस्टेज केनेथ डेमर्जी एक अहम जानकारी डिटेक्टिव को बताता है कि सभी रॉबर्स ने एक जैसी ड्रेस पहनी थी और होस्टेजेस को कुछ टाइम बाद अलग अलग रूम में बदला जाता था। और यहाँ रॉबरी के समय फ्रेजर रसल से बस और जंबो जेट की मांग को पूरा करने के लिए थोड़ा समय मांगता है। रसल शुरू में तो राजी नहीं होता, पर फिर वो उससे एक पहेली पूछता है, जो फ्रेजर अपने साथियों के साथ मिलकर सॉल्व कर लेता है, जिसके बाद उन्हें मांगे पूरी करने के लिए थोड़ा समय और मिल जाता है। और इधर मैडलिन रात के अंधेरे में फ्रेजर की हेल्प से रसल को मिलती है। वो उसे सरेंडर करने को कहती है, साथ ही वो उसे एक लॉकर निकालने दे तो वो उसे वादा करती है कि उसे कम से कम सजा होगी और जेल से छूटने के बाद उसके अकाउंट में $2 मिलियन रेडी होंगे। लेकिन रसल लॉकर के बारे में सब जानता है, उसे उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी सब पता है जो असल में मैडलिन भी नहीं जानती। अब वो ऑर्थर के काले कारनामों के बारे में बताता है कि कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जब ऑर्थर स्विस बैंक में क्लर्क था तो उसने अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाया और सिर्फ पैसों के लिए हिटलर से मिल गया और कई ज्यूज को मरवा कर उनकी दौलत पर कब्जा कर लिया और उन्हीं पैसों से अपना इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया और आज वो सारी दुनिया के लिए एक अच्छा इंसान बना फिरता है। जाहिर है ऐसी जानकारी बाहर आने पर ऑर्थर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और इससे पहले मैडलिन कोई सौदा करे, रसल उसे कहता है कि अगर इन पेपर्स का मालिक ये चाहता है कि इनके बारे में किसी को पता ना चले तो वो ये सुनिश्चित करे कि अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे और मेरे साथियों को जेल ना हो और तब तक ये पेपर्स मेरे पास एज ए इंश्योरेंस रहेंगे। अब मैडलिन को ये पता चलता है कि रसल कोई छोटा मोटा प्लान करके नहीं आया और वो यहाँ केवल चोरी करने आया है, वो किसी की जान लेने वालों में से नहीं है। पर यहाँ एक जगह वो चूक जाती है जब रसल उसे अपना मेन प्लान बताता है कि वो सीधे मेन गेट से बाहर निकलेगा। इसके बाद ये दिखाया जाता है कि उन्होंने एक छोटा सा गड्ढा खोदकर तैयार कर लिया है। अब अगले इंटेरोगेशन में एक छोटे से बच्चे पॉल रायन और उसके पिता रे से पूछताछ होती है, पर वो सबकी फोटो देखकर उन सबको निर्दोष बताते हैं। वहीं रॉबर्ट्स के इतनी आसानी से उनकी समय की मांग को मान लेना, इस पर फ्रेजर को शक होता है कि किसी कारण से रॉबर्ट्स को टाइम की जरूरत है और इसलिए वो रसल को फोन करके उससे बोलता है कि उसके 2 बस और जंबो जेट रेडी है, जिसे सुनकर रसल थोड़ा सरप्राइज होता है। पर इसके साथ फ्रेजर एक शर्त भी रखता है कि पहले वो बैंक में आकर सभी होस्टेजेस को सही सलामत देखेगा। इसके बाद रसल फ्रेजर को अपने एक साथी के साथ सभी कमरों का टूर करवाता है, जहां सभी होस्टेजेस मास्क पहने बैठे होते हैं, पर आखिरी रूम में सरप्राइजिंगली किसी ने मास्क नहीं पहना होता। इसके अलावा फ्रेजर को यह भी पता चलता है कि उन्हें कानून का भी काफी ज्ञान है। वो ये भी जानते हैं कि अगर वो किसी होस्टेज को मारते हैं उसके बाद ही पुलिस यहाँ रेड मार सकती है। इसके बाद फ्रेजर अपने रिलेशन के बारे में रसल को बताता है कि आखिर क्यों उसकी शादी रुकी, क्यों वो नया घर अफोर्ड नहीं कर सकता और ना ही उसके लिए एक एंगेजमेंट रिंग खरीद पाया अभी तक, जिस पर रसल उसे समझाता है कि पैसों से प्यार नहीं खरीद सकते। पर फ्रेजर को यह बस एक बोरिंग लेक्चर लगता है और मैडलिन के जैसे फ्रेजर भी रसल की मेन गेट से बाहर निकलने वाली बात पर ज्यादा गौर नहीं करता और बैंक से निकलते टाइम फ्रेजर रसल पर हमला कर देता है। वो उसका मास्क निकालने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरा रोबर आकर फ्रेजर को बैंक से बाहर निकाल देता है। बाहर आते ही फ्रेजर अपने साथियों से कहता है कि वो सिर्फ यहाँ चोरी करने आए हैं और वो किसी की जान लेने वालों में से नहीं है, नहीं तो उन्होंने उसे शूट कर दिया होता। पर फ्रेजर को इसकी कोई खबर नहीं होती कि उसकी करतूत से रसल काफी गुस्से में है और वो उनके सामने एक होस्टेज को शूट कर देता है। इसके बाद जो डिटेक्टिव का सीनियर होता है वो काफी नाराज हो जाता है और मिशन की कमांड पुलिस चीफ को दे देता है, जिसके बाद पुलिस बैंक में रेड मारने की तैयारी करती है और यहाँ पूछताछ में आखिरी होस्टेज वेलेरिया पर डिटेक्टिव्स को पक्का शक होता है कि यही वो तीसरी रोबर है। पर पूछताछ में वेलेरिया बिल्कुल भी नहीं घबराती और बड़ी ही शांति से जवाब देती है। रॉबरी के टाइम पर फ्रेजर का साथी उसे रेड के बारे में बताता है और कहता है कि अगर इसमें कोई कैजुअलिटी होती है तो फ्रेजर का प्रमोशन नहीं होगा, जिसके बाद फ्रेजर मेयर और मैडलिन से हुई उसकी डील के बारे में उसे बताता है, जिसे सुनकर उसका साथी हैरान हो जाता है। इसके बाद फ्रेजर उस पुलिस वाले से बात करता है
जिसने बैकअप फोर्स बुलाई थी। और इसी दौरान फ्रेजर ये सोचता है कि आखिर रॉबर को हमारी हर चाल का कैसे पता चल जाता है और उसके दिमाग की बत्ती जलती है। वो उस सूटकेस की जांच करता है जो रॉबर्ट्स ने उस पंजाबी के गले में डालकर भेजा था और उसमें फ्रेजर को एक छिपा हुआ ट्रांसमीटर मिलता है जिससे अभी तक हुई सारी बातें और पुलिस की रेड के बारे में रॉबर्ट्स को सब पता होता है। इसके बाद वो पुलिस चीफ को कॉल करके रेड कैंसिल करने को कहता है और अंदर रसल ये सारी बातें सुनकर हैरान हो जाता है। वो सभी हॉस्टेजेस को हाल में इकट्ठा करते हैं और स्मोक ग्रेनेड गिराते हैं ताकि पुलिस कंफ्यूज हो जाए। इसके बाद रॉबर्ट्स अपने ग्लव्स और गन वहीं रखकर हॉस्टेजेस में शामिल हो जाते हैं और मेन डोर पर ब्लास्ट होता है। कुछ देर बाद सभी हॉस्टेजेस डोंट शूट चिल्लाते हुए बैंक से बाहर आते हैं, पर पुलिस उन पर रबर बुलेट से ओपन फायर करती है क्योंकि सभी ने सेम ड्रेस पहनी होती है और पुलिस रॉबर्ट्स को पहचान नहीं पाती, इसलिए वो सभी को अरेस्ट कर लेते हैं और उनके नाम नोट करके उन्हें बस में बिठाकर इंक्वायरी के लिए ले जाया जाता है, जहां से डिटेक्टिव ने अपना पूरा इंटेरोगेशन स्टार्ट किया था। इसके बाद हमें मूवी की फुल स्टोरी का पता चलता है कि क्यों वो सभी को सेम ड्रेस पहनाते हैं और क्यों वो सबको एक से दूसरे रूम में शिफ्ट करते हैं ताकि सभी एक जैसे लगे और आखिर में वो हॉस्टेजेस में मिल जाएं। इसके अलावा डकैती के समय जो एक बंदा मास्क निकालता है वो असल में स्टीवो था, जिसका असली नाम डेरियस है। वो जानबूझकर ऐसा करता है ताकि इंटेरोगेशन में उसे हॉस्टेज की तरह पहचाना जा सके और रसल उसे इसलिए भी घसीटते हुए ले जाता है क्योंकि गड्ढा खोदने की अगली बारी स्टीवो की थी और रसल फ्रेजर को उस रूम में भी जानबूझकर ले जाता है जहां सबने मास्क उतारे होते हैं क्योंकि उनमें स्टीव और स्टीवी यानी केनेथ डेमर्जी और वेलेरिया होते हैं ताकि इंटेरोगेशन के टाइम पर फ्रेजर उनको हॉस्टेज ही समझे। और विक्रम बाला को भी उन्होंने इसलिए चुना था कि सब उसे टेररिस्ट समझेंगे और किसी का भी ध्यान छुपे हुए ट्रांसमीटर पर नहीं जाएगा। लेकिन फ्रेजर भी स्मार्ट होता है, उसे सही लोगों पर शक होता है, इसलिए अगर आपने ध्यान दिया हो तो फ्रेजर उन्हीं लोगों से सख्त पेश आता है और झूठ ना बोलने को कहता है क्योंकि स्टीवो जो रसल से मार खाने के बाद किसी को दिखाई नहीं दिया, उसके चेहरे पर रसल के मारने के कोई निशान नहीं थे और स्टीवी जिसकी फिगर केवल नैन्सी से मिलती थी, पर दूसरे हॉस्टेजेस ने नैन्सी को रॉबरी से पहले भी बैंक में देखा था और वो स्टीव को भी पहचान लेता है जो उस रूम में मौजूद था जिसमें किसी ने मास्क नहीं लगाया होता क्योंकि फ्रेजर को उनकी चाल का पता चल जाता है। इसके अलावा इनमें एक पांचवा रॉबर भी होता है जिसका नाम शेन है और जो पेशे से एक वकील है, जिसके बारे में हमें मूवी के आखिर में पता चलता है। यहाँ एक कमाल की बात यह होती है कि जो रसल था जो कि असल में मेन रॉबर था, उसका अभी तक कोई अता पता नहीं होता और अब बैंक की छानबीन में पुलिस को पता चलता है कि रॉबर्ट्स ने कैश को हाथ भी नहीं लगाया। उनके पास जो बंदूकें थी वो भी नकली थी और जो मर्डर का एक्ट किया था जिसके बाद पुलिस ने रेड मारी थी वो भी असल में फेक था। बैंक के स्टोर रूम में भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता सिवाय हॉस्टेजेस के कपड़ों के। अब इंटेरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन के बाद फ्रेजर अपने सीनियर को रिपोर्ट देता है कि ये रॉबरी बहुत ही सोचा समझा प्लान था क्योंकि जिस भी हॉस्टेज पर उन्हें शक होता दूसरे लोग उन्हें अच्छा बता के शक के दायरे से निकाल देते हैं। ना ही बैंक में कोई चोरी हुई और ना ही किसी का मर्डर, लेकिन ऑडियंस के लिए सच्चाई ये है कि रसल खुद ही कहीं गायब होता है क्योंकि यहाँ कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। इसलिए फ्रेजर का सीनियर केस को बंद करने को कहता है, साथ ही वो उसे खुशखबरी देता है कि उसके ऊपर जो करप्शन केस था उसे वापस ले लिया गया क्योंकि कोर्ट को वो पैसे मिल गए होते हैं। आखिर में हमें पता चलता है कि ये सब वादे के मुताबिक मैडलिन ने ही किया था, पर फ्रेजर को अभी तक संतुष्टि नहीं होती और बैंक की ऑडिट रिपोर्ट में उसे एक खास बात पता चलती है कि 392 लॉकर का कहीं भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। उसे शक होता है कि आखिर मैडलिन का बैंक में आना इससे जुड़ा हुआ है। वो मैडलिन से मिलता है और उसे वो धमकी सुनाता है जो मेयर और मैडलिन ने उसे दी थी ताकि वो बैंक के अंदर जा सके और जिसे फ्रेजर ने चुपके से रिकॉर्ड कर लिया था। पर मैडलिन से उसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती और उसे खाली हाथ ही आना पड़ता है। अब आखिरी बार मैडलिन ऑर्थर से अपनी पेमेंट लेने के लिए जाती है। वो कहती है कि रॉबर्ट्स ने उन पेपर्स को एज ए इंश्योरेंस अपने पास रख लिया ताकि अगर वो पकड़े गए तो उन्हें जेल ना हो। वो पूछती है कि रॉबर्ट्स केवल उन डॉक्यूमेंट्स के
के लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। जरूर उस लॉकर में कुछ कीमती चीज और थी। ऑर्थर कहता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो नाजियों से मिल गया था। उस समय नाजी डायमंड्स को एज ए इंटरनेशनल करेंसी यूज करते थे, इसलिए उस लॉकर में बहुत सारे हीरे थे और एक बेहिसाब कीमत की रिंग भी थी जो एक अमीर जूइश फैमिली कैटियर को बिलोंग करती थी, जिसके बारे में ऑर्थर ने नाजियों को इन्फॉर्म किया और बदले में उन्होंने उसे ये रखने दी। मैडलिन जुबान की पक्की थी, वो इसमें अपनी टांग नहीं अड़ाती और अपनी पेमेंट लेकर चली जाती है। फाइनली रसल की एंट्री होती है जो उन्हीं डायमंड्स को देख रहा होता है। शुरुआत में हमें लगता है कि वो किसी जेल में है, पर जब वो दीवार को धकेल कर बाहर आता है तब हमें समझ आता है कि वो उसी बैंक के स्टोर रूम से निकल रहा है। यानी कि यहाँ रॉबर्ट्स ने बिल्कुल असली दिखने वाली एक नकली दीवार बनाई थी जिसके पीछे रसल अभी तक छिपा हुआ था और वो गड्ढा भी रॉबर्ट्स ने टॉयलेट के काम के लिए खोदा था। रसल दीवार को वैसे ही सेट करके बैंक के हॉल की तरफ बढ़ता है। वहीं बाहर कार में उसके साथी उसका वेट कर रहे होते हैं, जिनमें वो 5वां व्यक्ति शैन भी शामिल था और वो ही इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड भी था। वहीं फ्रेजर कोर्ट का ऑर्डर लेकर उसी लॉकर 392 को चेक करने आ रहा था। रसल के दोस्त उसे आगाह करते हैं, पर रसल जानबूझकर उससे टकरा जाता है और सॉरी कहकर वहां से निकल जाता है। क्योंकि फ्रेजर ने रसल का चेहरा कभी देखा नहीं था, इसलिए वो उसे इग्नोर करके लॉकर की ओर बढ़ता है। कार में शैन बैग में देखकर कहता है कि वो रिंग तुमने वहीं क्यों छोड़ दी। रसल कहता है कि उसने वो सही इंसान के हाथों में किसी अच्छे कारण के लिए छोड़ी है। इसके साथ ही रसल और उसके साथी बिना किसी को शक हुए पुलिस की नजरों से बचकर निकल जाते हैं। फ्रेजर अपने साथी के साथ मिलकर लॉकर खोलता है, जहां उसे वही रिंग एक नोट के साथ मिलती है जिसमें फॉलो द रिंग लिखा था। अब फ्रेजर ऑर्थर के पास जाता है, जहां उसे वो वही रिंग दिखाते हुए धमकी देता है और फिर वो मैडलिन और मेयर के पास जाता है और उन्हें ऑर्थर की टिप फेडरल ऑफिस में देने को कहता है। फेडरल ऑफिस असल में वर्ल्ड वॉर से जुड़े क्रिमिनल्स को सजा देता है। आखिर में वो मैडलिन को वही धमकी वाला टेप देकर अपनी छानबीन वहीं खत्म करता है। फाइनल सीन में फ्रेजर हैप्पीली अपने फर्स्ट ग्रेड प्रमोशन के साथ आता है, पर चेंज करते टाइम अपनी पॉकेट में एक डायमंड देखकर एकदम चौंक जाता है। फिर उसे याद आता है कि बैंक में एंटर होते टाइम उससे एक बंदा टकराया था जो रसल ही था, और साथ ही उसे रॉबर्ट रसल की एक और बात याद आती है जब उसने कहा था कि वो मेन गेट से ही बाहर जाएगा। आखिर में रसल बोलता है कि ये चोरी उन्होंने पैसों के लिए जरूर की, पर इज्जत से बड़ी कोई चीज नहीं होती और आज नहीं तो कल ऑर्थर को अपने गुनाहों की सजा भुगतनी होगी। और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और किसी भी टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो टाइम कमेंट में जरूर लिखें।